गुड मॉर्निंग क्लास। तो आइए हम लोग सीडीपी के तहत आज देखेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत भिन्नता। ध्यान दीजिएगा, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं या जो भी प्राणी हैं सभी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कोई भी प्राणी एक समान नहीं होते। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे को भी आप देखते हैं तो उसमें भी क्या होती है, व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है। उसके रुचि में, उसके अभिव्यक्ति में, अभिव्यक्ति कहिए या उसका आप कह सकते हैं नजरिया कहिए, उसका मूल्य, सब चीज जो होता है क्या होता है, उसकी पसंद, उसकी नापसंद सब अलग अलग होते हैं। यानी व्यक्तिगत भिन्नता जो होती है एक ऐसा गुण होता है जो कि हमें जन्मजात ही प्राप्त होता है। नहीं, ये हमें जन्म से ही मिल जाते हैं सभी जीवों में। और हर किसी का जो रुचि होता है, हर किसी का जो पसंद होता है वो अलग अलग होता है। देखिए, अब व्यक्तिगत भिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है इसका कंसेप्ट सर्वप्रथम जो दिया था उनका नाम था गाल्टन। तो ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत भिन्नता का सर्वप्रथम विचार, ये क्वेश्चन डालता है कि व्यक्तिगत भिन्नता का सर्वप्रथम विचार किसके दिमाग में आया था या किसने द्वारा दिया गया। तो आप कहेंगे व्यक्तिगत भिन्नता का सर्वप्रथम विचार जो दिया गया वह दिया गया था किसके द्वारा, फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा। आपको याद होगा इसको जो है यूजेनिक्स का पिता भी कहा जाता है, यूजेनिक्स का जनक भी कहा जाता है फ्रांसिस गाल्टन को। ठीक है, तो विचार गाल्टन के द्वारा दिया गया। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति दुनिया में एक समान नहीं होती है, वह हर तरह से क्या होते हैं, एक दूसरे से विभिन्न होते हैं। ठीक है, अच्छा आप बताइए, ये जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है, इस व्यक्तिगत भिन्नता होने का कितने कारण होते हैं? तो इसके मुख्य दो ही कारण, एक वंशानुक्रम होता है और दूसरा क्या होता है, वातावरण। कोई भी भिन्नता जो होती है वो दोनों पर निर्भर करती है। जैसे अगर आपने मान लीजिए कि जन्म लिया किसी कह सकते शिक्षक के घर में या डॉक्टर के घर में, और अगर आप का वातावरण उस तरीके से नहीं मिला तो क्या आप डॉक्टर या शिक्षक बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता जो होती है, व्यक्तिगत भिन्नता जो होती है यह उत्पन्न होने के पीछे दो काम करता है। एक होता है वंशानुगत और दूसरे होते हैं वातावरण। यानी वंशानुगत और वातावरण को मुख्य माना जाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि मुख्य माना जाता है। यानी हमारे अंदर जो भी विभिन्नताएं पाई जाती है सब किसके कारण, तो वंशानुक्रम और व्यक्तिगत वंशानुगत और वातावरण के कारण होती है। अब देखिएगा, ये व्यक्ति जो हो सकते हैं किस रूप में अलग हो सकते हैं एक दूसरे से, तो हो सकते हैं शरीर के रूप यानी जो आपके शरीर की बनावट है, नहीं, आपका रंग, आपका आकार यानी साइज शेप, सीखने की गति, उसके बाद है आपकी बुद्धि, सबों का बुद्धि भी सेम नहीं होता है, स्मृति यानी याद करने की क्षमता, उसके बाद और कौन हो सकता है, रुचि, ठीक है, पसंद नापसंद। ठीक है, तो आदि पक्षों में पाई जाने वाली भिन्नता को व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। यानी जो आपके शरीर के रूप, आपका रंग, आकार, सीखने की गति, बुद्धि, स्मृति, आपकी रुचि, पसंद नापसंद आदि जो पक्ष है उसमें जो भिन्नता पाई जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नता जो होती है या निर्भर करती है आपके बहुत सारी चीजों पर, मुख्य रूप से आपके वातावरण और वंशानुगत पर। व्यक्तिगत विभिन्नता देखिएगा, हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होते हैं। कोई भी दुनिया में एक दूसरे के समान नहीं होते हैं।
व्यक्तिगत भिन्नता से अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति में, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, चाहे वो मेंटली हो, मानसिक हो, सांस्कृतिक हो, संवेगात्मक हो, ये अंतर पाया जाता है। तो देखिए व्यक्तिगत भिन्नता जो हो सकता है वह किस रूप में हो सकता है, या तो बच्चे में जैविक हो सकता है, जैविक का मतलब जो उसको बायोलॉजिकल यानी माता पिता से मिला है, आनुवंशिकता से मिला है, नहीं। उसके बाद विभिन्नताएं कहाँ से हो सकती है, मानसिक स्तर पर हो सकती है, सामवेगिक, हर बच्चे का क्या होता है अपना एक इमोशन होता है, करेक्ट है, और बच्चे का सांस्कृतिक यानी जिस परिवेश में वो पला बढ़ा है उसके आधार पर ही उसमें क्या हो सकती है, विभिन्नताएं हो सकती है। अच्छा, जब व्यक्तिगत भिन्नता की हम बात करते हैं तो व्यक्तिगत भिन्नता कहाँ पे, व्यक्तिगत भिन्नता जो होती है वह किस तरीके से होती है, तो मैंने कहा था आपको रंग के आधार पर हो सकती है, रूप के आधार पर हो सकती है, बच्चे के कौन चीज के, बुद्धि के आधार पर हो सकती है, आकार के आधार पर हो सकती है, यही सब ना है, ये सब क्या है व्यक्तिगत भिन्नता हो सकती है, इतने आधार पर हो सकता है। दूसरी बात है कि अगर आप व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है तो शिक्षा ग्रहण करता है तो वह किसके, आयु के अनुसार और उसके बुद्धि के अनुसार भी उसमें क्या पाया जाता है, भिन्नता पाई जाती है, उसके सोच में, उसके समझ में, नहीं, ये सारा भिन्नता उसमें पाई जाती है, करेक्ट है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि जो ये व्यक्तिगत भिन्नता का कंसेप्ट दिया था, संप्रत्यय दिया था, इसके बारे में जो विचार दिए थे वो थे गाल्टन महोदय। गाल्टन महोदय ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति में जो भिन्नता पाई जाती है वो दो कारणों से पाई जाती है, एक है उसका पर्यावरण और दूसरा है उसका वंशानुक्रम, नहीं। और व्यक्तिगत भिन्नता जो होती है, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात कर ले, पहले इसको नोट कर लीजिए तो हम आगे बढ़ाते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता जो होती है यह देखिएगा, अब हम देखते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार। देखिए कोई भी अगर दुनिया में व्यक्ति है तो उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ अंतर पाया जाता है। अब वो जो अंतर पाया जाता है उसका दो वजह होता है, एक पहला वजह होता है जो कि हमें प्राप्त होता है कहाँ से, माता पिता से, वंशानुगत अंतर जिसको कहते हैं, वंशानुगत अंतर, यानी मान लीजिए कि माता पिता का अगर कलर कह सकते हैं कि श्यामला है तो बच्चे भी श्यामला होंगे, अगर माता पिता गोरे हैं तो उसके बच्चे भी क्या होंगे, गोरे होंगे। तो ये जो होते हैं वंशानुगत, प्लस अगर मान लीजिए कि माता पिता लंबे हैं तो बच्चे भी लंबे होंगे, ज्यादा संभावना यह पाई जाएगी, ठीक है। अगर माता पिता का रुचि जिस ओर है उसी तरीके से बच्चे में भी पाए जाने की संभावना, लेकिन 100% नहीं है। इसके लिए जो होता है, अब ये जो होता है अर्जित भी की जाती है, व्यक्तिगत भिन्नता जो होती है अर्जित भी की जा सकती है। जैसे आप देखते होंगे कि शिक्षक के बच्चे जो होते हैं वह कभी कभी डॉक्टर इंजीनियर भी बन जाते हैं, नहीं, एक अच्छे कलाकार भी बन जाते हैं, एक अच्छे गायक भी बन जाते हैं। इसका मतलब है कि व्यक्तिगत विभिन्नता में न केवल वंशानुगत अंतर बल्कि उसको अर्जित भी किया जा सकता है। और अर्जित कहाँ से किया जाएगा, कहाँ से एक्वायर्ड किया जाएगा, तो ये हम लोग वातावरण से करते हैं। तो वातावरण भी हमारे क्या होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। अच्छा, अब जो वंशानुगत की हम बात करते हैं तो वंशानुगत जिसके कारण हमारे शरीर पर विभिन्नताएं आती, तो पहला विभिन्नता कौन सा आ सकता है, शारीरिक अंतर। आपका जो शारीरिक बनावट है, आपका जो रंग है, आंखों का जो रंग है, नहीं, तो ये सारा जो है अंतर जो पाया जाता है वो किसके का, आपके बालों का जो रंग है। देखिए किसी किसी का देखिए बाल भूरे, नहीं, वो जो होता है घुंघराले टाइप का होता है, घुंघराला ना, तो घुंघराले होते हैं वो, तो वो क्यों होते हैं, किसी का बाल देखिएगा तो पीला टाइप का होता है, भूल टाइप का होता है, किसी का उजले टाइप का होता है। तो ये सारा कहाँ से पाए जाते हैं, ये सब उसके वंशानुगत के कारण पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है उसके व्यक्तिगत अंतर में एक तो शारीरिक अंतर होते हैं, दूसरा उसका अंतर हो सकता है बुद्धि के स्तर, बुद्धि के स्तर। आप देखते हो कि माता पिता काफी अगर समझदार हैं, काफी अच्छे हैं, अच्छे से वार्तालाप करते हैं, अच्छे से रहते हैं, अगर चरित्रहीन नहीं है तो क्या होता है उसके बच्चे में भी ये सारे गुण पाए जाते हैं। तो बुद्धि का स्तर यानी उसके सोचने के, उसके समझने के, उसके तर्क करने की, किसी से वार्तालाप करने की जो कला होती है वो सब क्या होता है, ये व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। और सब कहाँ से आता है,
ये सारे जो होते हैं वंशानुगत आते हैं। उसके बाद होते हैं आपका स्वभाव, स्वभाव का अंतर। देखते हैं किसी किसी का जो होते हैं तुरंत गुस्सैल हो जाते हैं, कोई कोई व्यक्ति जो होता है तुरंत उतावला हो जाते हैं, ईर्ष्या हो जाता है, घृणा होने लगता है। तो वो स्वभाव भी जो होता है ये सब जो है से वंशानुगत पाए जाते हैं, ठीक है। और कुछ क्षमताओं में भी अंतर होता है, नहीं व्यक्तियों में सारा भिन्नता है, क्षमताओं का भी अंतर होता है। क्या सभी व्यक्तियों में एक ही ढंग के पढ़ने की, कार्य करने की क्या क्षमता पाई जाती है? नहीं पाई जाती। तो क्षमताओं का भी अंतर होता है। कुछ लोग देख सकते हैं क्रिकेट अच्छा से खेल लेते हैं, तो कुछ लोग जो फुटबॉल अच्छा से खेलते हैं, या कोई जो ऐसे गाना में शौकीन होते हैं, कोई पढ़ाने में शौकीन होते हैं, तो ये अंतर पाया जाता है। उसके बाद ये अंतर होता है, लिंग का भी अंतर होता है, नहीं लिंग का भी अंतर पाया जाता है, यानी स्त्री और पुरुष। या उसके बाद लिंग में आप देख सकते कौन, या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, या तो पुरुष हो सकते हैं या स्त्री हो सकते हैं। तो ये लिंग का भी अंतर पाया जाता है। ये सब वंशानुगत की देन है, नहीं। उसके बाद आपका जो व्यक्तित्व होता है, व्यक्तित्व में अंतर पाया जाता है। व्यक्तित्व का अंतर, व्यक्तित्व मतलब समझते हैं पर्सनालिटी। पर्सनालिटी न केवल बाहरी बल्कि आंतरिक भी होता है। जैसे आपका सोचने समझने तर्क करने का जो गुण है और बाहरी जो आपकी बनावट है, सारा मिलके क्या बनाती है? आपका व्यक्तित्व बनाती है। आपके चलने के, आपके बोलने का, आपके बातें करने का, ये सारा जो है व्यक्तित्व का निर्माण करता है। तो उसमें भी अंतर होता है। प्लस सबका मैच्योरिटी जो होता है, परिपक्वता जो होती है, क्या सबों में एक ही होती है? किसी का देखते मैच्योरिटी पहले आ जाता है, किसी को बाद में आता है। तो मैच्योरिटी में भी अंतर पाया जाता है, ठीक है। प्लस उसके बाद होता है अभिक्षमता। अभिक्षमता जिसको हम एप्टीट्यूड कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम लोग? एप्टीट्यूड कहते हैं। तो अभिक्षमता का मतलब क्या है? आपके किसी काम को करने की जो योग्यता होती है, जो आपके अंदर योग्यता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अभिक्षमता कहते हैं, जिसको हम एप्टीट्यूड कहते हैं। करेक्ट है। तो याद रखिएगा, जैसे आपके अंदर जो योग्यता है पढ़ने के, सोचने के, समझने के या विभिन्न काम को करने की, उसमें भी क्या होता है? अंतर होता है। तो अभिक्षमता का भी अंतर पाया जाता है। याद रखिएगा, अभिक्षमता का मतलब क्या होता है? योग्यता होता है, ठीक है। उसके बाद आपका होता है, तो ये सारा जो चीज होती है वह सारा क्या होता है? आपका वंशानुगत पाया जाता है, नहीं। लेकिन हम इसको बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? सब कुछ तो नहीं बदल सकते। क्या शारीरिक अंतर को हम बदल सकते हैं? क्या जो हमको प्रकृति ने प्रदान कर दिया वही रहेगा? बुद्धि के स्तर को घटाया बढ़ाया जा सकता है? नहीं। मान लीजिए कि आपका जो बुद्धि का स्तर है, अगर आपको वातावरण अच्छा मिला है तो आप उसको क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। अगर अच्छा, मान लीजिए कि आपके माता पिता तो काफी तेज थे, काफी ब्रिलियंट थे, लेकिन अगर आपको अच्छा वातावरण नहीं दिया गया तो क्या आपका बुद्धि का असर सही हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इन सारे चीजों, एक तो वंशानुगत से मिला है, लेकिन यह जो है आपको, अगर हम इस पर वातावरण अच्छा प्रभाव डालें तो अंतर आ सकता है, नहीं। पर इसको नोट किया जाए। तो अभी देख रहे थे आप वंशानुगत, नहीं, जो इनहेरिटेड एबिलिटी है, जो आपके अंदर क्षमता है, जो आपको माता पिता से मिला, उसको अब हम लोग देखते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स के बारे में। एक्वायर्ड ट्रेट्स यानी जो आपके अंदर अर्जित मिली है। अर्जित यानी आपने जो अर्जन किया है वातावरण से। अर्जन कहाँ से आप करेंगे? वातावरण से, और इसी को आप लोग पर्यावरण भी बोलते हैं। तो वातावरण या पर्यावरण से हम लोगों को जो मिला है व्यक्तिगत विभिन्नता, वो क्या क्या है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले जो आपका सामाजिक अंतर होता है, जैसे आप देखते हैं कि किसी किसी समाज के जो व्यक्ति होते हैं काफी सभ्य होते हैं, अच्छे होते हैं, नहीं, और उसके बोलने का तरीका, उसके पढ़ने का तरीका एक अलग होता है। तो क्या सारे समाज जो होते हैं, क्या सबों का रहन सहन या बोलने का ढंग एक होता है? नहीं होता है। तो ये हम कहाँ से मिला? हमको वातावरण से मिला। हम जिस प्रकार के समाज में रहते हैं उसी प्रकार का हमें क्या पाई जाती है? अंतर पाई जाती है। दूसरा जो है आपका उपलब्धि। उपलब्धि का अर्थ है कि आपने जो प्राप्त किया, जो आपके पास क्या है, आप जो सोचते हैं, आपका सोचते हैं तो किस प्रकार से सोचते हैं? जिस प्रकार का आपका वातावरण होता है, या आपने जो उपलब्धि किया, जैसे 11 पास किया, 12 पास किया, सब आपकी उपलब्धि है। आपने नौकरी लिया या जो कुछ भी किया वो सब आपकी उपलब्धि है। तो क्या सबों का एक ही रंग का उपलब्धि होता है क्या? नहीं।
ठीक है। तो उपलब्धि का भी अंतर पाया जाता है। ये कहाँ से पाया जाता है? वातावरण के कारण नहीं। अगर आपके घर में जो है मान लीजिए खूब पूजा पाठ होता है तो आपके बच्चे भी उपलब्धि उसको प्राप्त करेंगे कि वो भी पूजा पाठ करेंगे। लेकिन क्या 100% जरूरी है कि बच्चा ऐसा ही बनेगा? बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसमें बदलाव हो सकता है। तीसरा होता है सांस्कृतिक। सांस्कृतिक का मतलब जिस प्रकार के वह जो है संस्कृति में रहेगा, जिस प्रकार पूर्वजों ने उसको दिया होगा उसी प्रकार से उसमें क्या होगा, उसमें भी अंतर पाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला है आपका सामवेगिक। सामवेगिक यानी सभी व्यक्ति का इमोशन जो होता है वह भी अलग अलग होता है। नहीं, कोई जिंदगी भर खुश रहना चाहता है, कोई जो है दुखी रहना चाहता है, नहीं ना होता है। कुछ लोगों को कितना भी कुछ कर दिया जाए फिर भी वो खुश नहीं रहता है, और कुछ लोग जो न होते हुए भी क्या करते हैं, अपने आप को खुश रखते हैं। यानी दुनिया में सामवेगिक भी होता है दो प्रकार का, एक होता है सकारात्मक और एक होता है आपका नकारात्मक। देखिए नकारात्मक आदमी को आप कितना भी कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, लेकिन वो कभी भी खुश नहीं रहेगा। सकारात्मक आदमी जो होता है न होते भी वो चाहता है कि हम इसको प्राप्त कर ले, ये ना। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे पढ़ने आते तो मैं आपको यही हौसला देता हूँ कि आप किसी भी हाल में यहाँ पे सफल हो जाएंगे, नहीं। लेकिन कुछ ऐसे भी टीचर होंगे जो आपको कहेंगे कि नहीं आप कितना भी पढ़ लो तुम पास नहीं कर सकते। तो ये सकारात्मक। सकारात्मक क्या होता है कि आपका रुचि कितना है और रुचि के प्रति अपने विचार को कैसे रखते हैं। अगर आपके घर का विचार ही नकारात्मक हो कि आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो फिर उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी आप देखिए कि कोई आदमी मरने के कगार पर रहता है फिर भी मुस्कुराते रहता है, अच्छा से बात करता है, नहीं। और कुछ कुछ लोग जो होते हैं ऐसे रोते रहते हैं। तो देखिए रोने से, नकारात्मक विचार से क्या होता है कि आपकी जो ऊर्जा होती है वह कम होती जाती है। आप बीमार भी है और हमेशा दुखी रहेंगे, अगर बीमारी को लेकर हमेशा अपने आप को रोते रहेंगे कि मर जाएंगे, ये करेंगे, वो हो जाएंगे, तो कभी भी आपका बीमारी सही से ठीक नहीं होगा। लेकिन जो व्यक्ति कहता है चलो ये क्या है, आम बीमारी है, ठीक हो जाएगा, कुछ हुआ नहीं है, तो मनुष्य के साथ होते रहता है, तो वो सकारात्मक विचार आपको सफलता दिलाता है, सामवेगिक होता है। उसके बाद होता है आपका लर्निंग स्टाइल्स, यानी आपका जो अधिगम का तरीका है, अधिगम का तरीका भी काफी प्रभावित करता है। अगर शिक्षक के पढ़ाने का तरीका आपके रुचि के अनुसार ना हो, आपके पसंद के लायक ना हो, आपके उद्देश्य के लायक ना हो, तो फिर आपको क्या हो सकता है, आप जो है फिर आप में तो अंतर होता ही, यानी अधिगम का तरीका भी आप में अंतर करता है। अब जैसे आप अंतर जो होता है, आप लर्निंग कैसे करते हैं, विजुअल माध्यम से करते हैं। विजुअल का मतलब जो आप क्या करते हैं, दूर की चीजों को पहले ही सोच लेते हैं। जैसे किसान अगर धान रोपता है तो वो सोच लेता है कि इस बार कितना बारिश होगा, पूर्वानुमान करता है, मौसम विभाग से संपर्क करता है और तब लगाता है, नहीं। तो विजुअल होता है। उसके बाद एक होता है जिसको आप बोलते हैं एक्टिविटी, यानी क्रियाकलाप पर आधारित, यानी पढ़ाने का अधिगम जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, विजुअल होना चाहिए, बच्चा दूर तक सोच सके, अवलोकन कर सके। एक्टिविटी क्रियाकलाप पर आधारित होना चाहिए, बच्चा कुछ ना कुछ क्या करे, करते रहे। और एक होता है ऑडिटरी। ऑडिटरी का मतलब होता है बच्चे जो है किसी भी चीज को ध्यान से क्या करे, सुने, ऑडिटरी। यानी विजुअल का मतलब कह सकते हैं विजुअलाइज करना, यानी किसी भी चीज के बारे में पूर्वानुमान करना, या कह सकते हैं क्या कहते हैं उसको, विजुअलाइज का मतलब होता है किसी चीज को देखना जो पास में हो नहीं, ठीक। एक्टिविटी मतलब क्रियाकलाप पर आधारित हो, कुछ करने पर आधारित हो, ऐसा ना कि बच्चा बैठा रहे। ऑडिटरी माने सुनने पर भी आधारित हो, कभी कभी बच्चे को सुनने का भी क्या किया जाए, मौका दिया जाए। तो अधिगम का तरीका भी क्या करता है, आपके व्यक्तिगत विभिन्नता लाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता समझ रहे हैं ना, हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है ना, चाहे रंग में हो, आकार में हो, नहीं, चाहे उसके कह सकते हैं कौन चीज में, संस्कृति में हो, चाहे बोली में हो, तो बहुत तरह का अंतर पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारा जो होता है व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है इन कारणों से। प्लस आप देखते हैं कि भाषा के आधार पर भी व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। कोई असामी बोलता है तो कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, ठीक है। तो भाषा के आधार पर भी विभिन्नता पाई जाती है। उसके बाद नजरिया भी जो है सबका अलग अलग होता है। नजरिया पर, नजरिया का मतलब क्या, देखने का तरीका। जैसे आप यहाँ पे पढ़ने आते हो तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं कि हम अपना सीटेट क्वालिफाई कर ले और चले जाए, और कोई मतलब नहीं होता है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या होता है, उसका नजरिया कुछ और होता है, नहीं, पढ़ने पर कम, दूसरे काम पर ज्यादा होता है। तो ये सारा नजरिया है आपका, आप किस प्रकार से अपने आप को देखते हैं, आपका भविष्य उसी पर तो तय करता है ना। मान लीजिए कभी भी, चूंकि हमारा समाज का नजरिया देखिए, हम लोग शुरुआत से क्या है कि निगेटिव नजरिया वाला आदमी है, नहीं। हम लोग सबसे पहले कहीं भी जाते तो क्या खोजते हैं, कमी खोजना शुरू करते हैं, जबकि हम लोगों को क्या खोजना चाहिए था,
हम लोगों को गुण खोजना चाहिए था। नहीं, देखते हैं शुरू से भी पहले लड़के का शादी होता था, तब पहले हम लोग लड़की को देखने जाते तो कैसे होता था, पहले कमी खोजता था। नहीं कि देखिए तो कहीं हाथ तो टेढ़ा नहीं है, पैर तो टेढ़ा नहीं है, नहीं देखते हैं ना, पानी मंगाता है, चलने के लिए कहता है, प्लस उसको देखता है कहीं गूंगा तो नहीं है, बुलवा के देखता है, कुछ बोल के उससे पूछता है ताकि कान से देखता है बहरा तो नहीं। आप सोचिए जब आपके मन में पहले ही क्या बैठा हुआ है, कमी खोजने का, क्या आपको अच्छा बहू कभी भी या पत्नी मिल सकता है किसी को, या पति नहीं मिल सकता, क्योंकि आप खोजने क्या गए हैं, कमी। तो आपको गुण मिलेगा, तो हमें सकारात्मक, हमें क्या जाना चाहिए था, हम जब लड़की देखते हैं लड़का देखते हैं तो सबसे पहले हमें उसका गुण देखना चाहिए कि उसमें क्या क्या क्वालिटी है, नहीं वो किस परिवार से, कैसे परिवार से, उसमें क्या क्या आगे बढ़ने की संभावना है। तो जब हम सकारात्मक होकर नजरिया रखते तब हमारा क्या होता, विकास होता। और कमी खोजेगा तो कमी जिंदगी भर खोजे। क्या दुनिया में हर व्यक्ति के पास कमी है? नहीं है, लेकिन क्या कमी ढूंढने से कोई फायदा है? मेरिट खोजेंगे तो हमको फायदा हो जाएगा। तो नजरिया, हमेशा अपने नजरिया को कैसा रखना चाहिए, गुण खोजने पर, और प्लस हमेशा कैसा रखना चाहिए, सकारात्मक। वैसा व्यक्ति जो आपको कहता है कि आप फेल हो जाओगे, तुम सफल नहीं हो पाओगे, तुम उसी लायक हो, या तुम कोई काम के न हो, उस आदमी से हमेशा हमेशा के लिए क्या करना चाहिए, दूर हो जाना चाहिए। नहीं तो दुनिया में कौन करता है, आदमी ही तो सब कुछ करता है ना। अब सोच, केवल सोच ही, आपका नजरिया ही आपको सफल बनाता है और असफल, दो ही अंतर होते हैं। सफल आदमी जो होते हैं हमेशा सकारात्मकता के साथ चलते हैं। नहीं देखिएगा, पैर भी कटा रहता है फिर भी वो अपना हिम्मत से इलाज करवाता है। और एक आदमी होता है जो पैर कट गया, चिंता में क्या हो जाता है, दुबला पतला होकर मर जाता है। वैसे भी व्यक्ति मिलते हैं। तो सबका चीज जो है नजरिया है, नजरिया में भी भिन्नता हो जाती है। नहीं, कुछ लोग कमी ढूंढने में लगे रहते हैं, कुछ लोग जो होते हैं अपने आगे बढ़ने में लगे रहते हैं। तो ये सारा चीज होता है। हमें सबसे पहले, अगर हम व्यक्तिगत भिन्नता में देखें तो हमें सबसे पहले दो चीज को सुधारना है। एक नजरिया सही रखिए, और दूसरा योग्यता जो आपको भगवान ने दिया है उस योग्यता को क्या करें, मेहनत करके आगे बढ़ाएं। अच्छा, मान लीजिए कि आज जो आप सचिन का नाम सुनते हैं, लता मंगेशकर का नाम सुनते हैं, धोनी का नाम सुनते हैं, क्या वो ऐसे ही बन गया है? उसके भगवान ने योग्यता तो दिया था, लेकिन क्या मेहनत नहीं किया है? आप देख सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी को, वो जब रेलवे में जॉब करता था तो वो हमेशा क्रिकेट पर ध्यान देता था, जॉब पर नहीं। काफी अपसेंट होता था, उसको नौकरी से निकालने के लिए लोग मीटिंग करते थे, लेकिन वो क्या किया, अचानक से ट्रेन पर बैठकर भाग जाता है, नहीं, और वहीं पे ट्रेनिंग लेता, और इतना क्या ऐसे ही बन गया, दिन रात मेहनत किया है। तो कोई भी व्यक्ति अब मेहनत के, अच्छा मान लीजिए कोई के गायक गाने की, जैसे अगर आपकी आवाज अच्छी, आपकी आवाज सुरीला है, तब आपकी, यानी ये जो सुरीला आवाज आपका, ये आपके गॉड गिफ्टेड है, और आप योग्यता तो भगवान ने दिया, लेकिन जब उस पर मेहनत कर नहीं करेगा तो अच्छे गायक बन पाएगा? और मान लीजिए किसी को आवाज ही सही नहीं है और लेकिन मेहनत लाख गुना कर ले, क्या वो कभी भी गायक अच्छा बन सकता है? तो दो चीज होती है, योग्यता आपके पास भगवान ने सबको दिया है, किसी को पढ़ने में दिया है, कोई को पढ़ाने में दिया है, नहीं हर चीज है। मान लीजिए कि आपके पास योग्यता नहीं है, और सब अपना अपना योग्यता जानता है। मान लीजिए कि आप एक बार सपना देखिए आईएएस बनने का, और आपके पास योग्यता ग्रुप डी लाइक भी नहीं, तो क्या आप कभी भी बन पाएंगे? तो उससे अच्छा है कि आप नीचे से लेवल से शुरू कीजिए सबसे पहले, और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हुए आगे ले जाइए। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं। तो नजरिया सबसे बड़ी बात है आपकी सफलता में, नजरिया सही रखिए। नजरिया सही मतलब न हम किसी के बारे में बुरा कहे, न बुरा सुने। अगर बुरा कोई बोल भी रहा है तो उसको चुप कर दीजिए, ऐसे आदमी से तो दूर ही रहिए तो अच्छा है। जो आदमी आप पढ़ रहे हैं आपके सामने आकर और कहता है बार बार कि तुमसे होने वाला नहीं है, या क्वेश्चन पूछने लगे, इसका मतलब है, देखो क्वेश्चन बेवकूफ लोग ही आपसे पूछेंगे। हाँ, आपको प्रोत्साहित करता, हाँ उसके बारे में बताता नहीं, अब बताने के बाद आपको अगर पूछता उससे तो आपका हौसला बढ़ता नहीं होता। मान लीजिए हम अभी पढ़ा रहे हैं आपको, और कोई आकर और आपके घर पे कोई करके टीचर का तैयारी कर रहे हो, तो बताओ तो ये क्या होता है, तो क्या आपका मनोबल गिरेगा कि बढ़ेगा? क्या जरूरी है कि सब कुछ सब जानता है? नहीं जानता है। तो सकारात्मकता के साथ रखिए और सब रहते हैं। उसके बाद ये एटीट्यूड, इसको कहते हैं। दो चीज होता है, एक नजरिया और एक इसी को कहा जाता है, एक को कहा जाता है एटीट्यूड। ये है आपका एटीट्यूड। ना कहते कि लड़की बहुत एटीट्यूड वाली है, ये एटीट्यूड वो दूसरा सेंस है। वो एटीट्यूड होता है घमंड वाला, एक एटीट्यूड होता है नजरिया वाला, आपकी सोच कैसी, आपकी समझ कैसी है। और दूसरा शब्द होता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब होता है आपकी योग्यता, किसी काम को करने की क्षमता, ना
किसी भी चीज के बारे में सोचने की क्षमता, ये सब आपकी एप्टीट्यूड है, और ये एटीट्यूड है आपका नजरिया। नहीं तो नजरिया आपके सफलता असफलता तय करेगी, और योग्यता गॉड गिफ्टेड है तो उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाए। ठीक है, तो ये सारे चीज जो है आपको कहां से मिली है, सब जो आपको वातावरण से मिली है। करेक्ट है, इसको नोट किया जाए। अब देखिएगा, जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो होती है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, करने वाले कारक, ध्यान दीजिएगा। तो क्या व्यक्तिगत जो विभिन्नता होती है, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ क्या होती है, भिन्नता होती है। अब विभिन्नता के कारक कौन कौन हो सकता है, या तो आनुवंशिकता के आधार पर, आनुवंशिकता हेरेडिटरी जिसको आप बोलते हैं। क्या आप देखते हैं कि जिस प्रकार के माता पिता होंगे बच्चे भी उसी प्रकार के होंगे? नहीं। अच्छा, मान लीजिए कि किसी के माता पिता हमेशा झगड़ालू प्रवृत्ति का हो, तो उसके बच्चे भी किस प्रकार का होगा, झगड़ालू प्रवृत्ति का। गुस्सैल अगर माता पिता है तो बच्चे भी गुस्सैल। आंखों का रंग अगर क्विस है माता पिता का, तो बच्चे का भी आंखों का रंग कैसा होगा, क्विस होगा। नहीं तो याद रखिएगा, ध्यान दीजिए। और तो आनुवंशिकता, जो व्यक्तिगत भिन्नता, जो एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न पाए जाते हैं, उसका मेन कारण बहुत सारे कारक हैं। आनुवंशिकता हो सकता है, आपका वातावरण भी प्रभावित हो सकता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के जो बच्चे होंगे, अफ्रीका के जो बच्चे होंगे, या पहाड़ी इलाका के जो बच्चे होंगे, समुद्री इलाका के बच्चे और मैदानी इलाके के बच्चे, क्या सब एक ही प्रकार के होंगे? उनका हाइट में, उनके कलर में, सब में अंतर पाया जाए? नहीं। जैसे ज्यादा गर्म क्षेत्र होगा तो व्यक्तियों की हाइट कमेगा, शारीरिक कार्य करने की क्षमता जो होता है इससे क्या होगा, वह भी क्या हो जाएगा, आपका कम है। पहाड़ी लोग जो होते हैं, पहाड़ के साइड जैसे मिजोरम सब है, वहां भी ज्यादा लोग लंबे नहीं होते, लेकिन ठंडे प्रदेश में जाएगा तो लोग लंबे होते हैं। या बहुत गर्म क्षेत्र जैसा अफ्रीका सब है, वहां भी लोग बहुत लंबे होते हैं। नहीं, और बिल्कुल वहां काला होते हैं, और ठंडे वाला में बिल्कुल उजले होते हैं। नहीं, लेकिन मैदानी इलाका में हर तरह के लोग, लेकिन इन लोग मैदानी इलाके में हाइट ज्यादा नहीं होता है, मीडियम साइज के सब होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मीडियम गर्मी भी रहती है, ठीक है। और जिसके कारण यहाँ क्या होता है कि व्यक्ति की बनावट जो उसी वातावरण के होती है, और हर कलर के भी लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं। परिपक्वता जल्दी आ जाती है, लोग जल्दी बूढ़े होने लगते हैं। नहीं तो ये सारा चीज, काम करने की क्षमता गर्म इलाके में क्या होती है, कम पाई जाती है, ठंडे प्रदेशों में क्या होती है, ज्यादा होती है। जैसे आप देखते होंगे अभी जो ठंडा मौसम आ रहा है, अभी आप दिन भर पढ़ सकते हैं, लेकिन गर्म के मौसम में तुरंत मन क्या हो जाएगा, वो भी आ जाता है। तो वातावरण के कारण भी हो सकता है। और क्या होता है, व्यक्तिगत भिन्नता जाति के आधार पर, समुदाय के आधार पर, और आपके राष्ट्र नहीं नेशन के आधार पर। हर देश के व्यक्तियों में भी भिन्नता पाई जाती है। जापान के लोग कुछ अलग किस्म के होते हैं, इंडिया के कुछ और अलग होते हैं, नहीं होते हैं। तो जाति के आधार पर हो सकता है। उसके बाद बुद्धि के आधार पर भी व्यक्ति, बुद्धि भी क्या करता है, बुद्धि भी क्या करता है, आपको व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करता है। क्या बुद्धि सबका एक होता है क्या, अलग अलग होता है, तो ये भी प्रभावित करते हैं। और प्लस शिक्षा भी आपके व्यक्तिगत भिन्नता को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। जितना बेहतरीन शिक्षित लोग होंगे उतना ही उसका विचार पवित्र होगा। नहीं, और एक बात समझिए, एक मूल्य की बात हम थोड़ा सा बात कर ले। मूल्य का मतलब क्या होता है, वैल्यू का मतलब क्या होता है? देखिए, मूल्य का मतलब होता है सही को सही कहना, गलत को गलत कहना, ये आपका मूल्य है। नहीं, सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। तो मूल्य आपका हमेशा, आदमी का मूल्य अच्छा होना चाहिए। वैल्यू कैसा होना चाहिए, अच्छा, ताकि वो गलत को विरोध कर सके, हमेशा सही की ओर बढ़ सके, गलत की ओर कभी भी न जा सके। ठीक है, गलत का साथ भी ना दे, गलत के साथ भी न रहे। तो इसको नोट कीजिएगा। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक है आनुवंशिकता,
आपके वातावरण, आपका जाति, समुदाय, राष्ट्र, बुद्धि आपकी और आपकी शिक्षा, ये सब जो है आपका क्या करता है, आपके व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करता है। इतना ही नहीं, आपका जो लिंग विभिन्नता पाई जाती है, लिंग भिन्नता, यह भी आपको प्रभावित करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि लड़का है और लड़की है, दोनों के शारीरिक बनावट क्या होती है, अलग होती है। दूसरी बात, लड़कों में जहां पे क्रूरता ज्यादा होता है तो लड़कियों में कोमलता ज्यादा होती है। तो ये व्यक्तिगत भिन्नता इसके आधार पर भी पाया जाता है। प्लस आपके शारीरिक विकास पर भी पाया जाता है। जैसे देखते हो कि लड़की शुरुआत में ज्यादा लंबी होती है, नहीं, आप बाल्यावस्था तक देखिएगा तो लड़कियों का विकास बड़ी तेजी से होता है, नहीं, लेकिन किशोरावस्था में फिर लड़कों का ज्यादा विकास हो जाता है। तो शारीरिक विकास भी व्यक्तिगत भिन्नता का प्रमुख कारक होता है। और उसके बाद आपका आर्थिक स्थिति भी प्रभावित करते हैं। मान लीजिए आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो आप मेंटली प्रेशर में रहेंगे, जिसके कारण भिन्नता पाई जाएगी। आपकी आयु जो होती है वह भी प्रभावित करती है व्यक्तिगत भिन्नता को। और व्यक्तिगत भिन्नता, पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व जो होता है, व्यक्तित्व भिन्नता, अंतर जो होता है, यह भी आपको प्रभावित करता है। कौन चीज को, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को। देखिए विभेदित अनुदेशन क्या होता है। विभेदित अनुदेशन, अनुदेशन को इंग्लिश में हम लोग इंस्ट्रक्शन कहते हैं। इंस्ट्रक्शन का मतलब जो हम बच्चों को जो इंस्ट्रक्ट करते हैं, दिशा निर्देश करते हैं, जो उसको हम बताते हैं, वो अनुदेशन का। देखिए जब प्रत्येक शिक्षक प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर, चूंकि व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, सबकी रुचि, सबकी क्षमता, सबकी योग्यता, बुद्धि अलग अलग होती है, तो उसके आधार पर जो हम अनुदेशन देते हैं, निर्देश देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो इस अनुदेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, विभेदित अनुदेशन के रूप में जानते हैं। यानी बच्चे में जो कमियां है उसके अनुसार से विभिन्नता के आधार पर जो भी हम उसको बताते हैं, सिखाते हैं, वो सारा का सारा हमारा विभेदित अनुदेशन कहलाता है। विभेदित अनुदेशन में शिक्षक की भूमिका क्या है, क्या कर सकता है, तो बच्चे के अंदर जो प्रतिभा है, जो टैलेंट है, जो दबी हुई है, उसको क्या करना है, उभारना है। जैसे आपके अंदर शिक्षक का गुण है लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं, उभार रहे हैं। बच्चे को गलतियां करने की स्वतंत्रता देनी है। ऐसा नहीं कि बच्चा अगर गलती किया तो आप उसको डांटने लगे, फटकारने लगे, उसको गाली देना शुरू कर दिए, क्योंकि गलतियां सीखने का एक पड़ाव होता है। तो क्योंकि गलतियां जो होता है अधिगम का एक महत्वपूर्ण भाग है। कभी भी ऑप्शन में लिखा रहा है कि बच्चे गलतियों से सीखते हैं, तो उसको सही मानना है। जब तक बच्चा गलती करेगा नहीं तब तक सीखेगा क्या, लेकिन जरूरी नहीं कि गलती ही करेगा, ये तो बाय मिस्टेक होते हैं। और जैसे आप डांट दीजिएगा तो बच्चा वो करेगा ही नहीं, तो करेगा नहीं तो फिर सीखेगा नहीं। बच्चों को समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध करवाने हैं। आप हमेशा समान अवसर दीजिए, ऐसा ना कि एक बच्चे को आपने ज्यादा ध्यान दिया, एक पर नहीं ध्यान दिया। कक्षा का वातावरण प्रसन्नता पूर्वक तथा उत्पादी बनाया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी कक्षा का वातावरण तनावपूर्ण नहीं होना चाहिए। बच्चे हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, प्लस सीखने की उसके अंदर जिज्ञासा। जब भी लगने लगे कि बच्चे आपस में तनाव है, लड़ रहे हैं ना, एक अच्छा माहौल नहीं पैदा हो रहा है, तो उसको आप बदलने का कोशिश कीजिए। नहीं, क्योंकि तनाव भरे माहौल में क्या बच्चा पढ़ सकता है, सीख सकता है, उसके दिमाग में कुछ और चलेगा। और उत्पादी बनाया जाए, मतलब ऐसा बनाया जाए कि बच्चा खुद से कुछ ना कुछ करते रहे, कुछ ना कुछ सीखते रहे। कक्षा में अध्यापक को बालकों को व्यक्तिगत तथा सामूहिक सीखने के अवसर उपलब्ध कराए। यानी बच्चे को कभी ग्रुप में रखिए, कभी अकेले रखिए, और उस तरीके से उसको सिखाने का प्रयास किया जाए। क्योंकि बच्चे समूह में ज्यादा सीखते हैं, आपको पता भी है, क्योंकि उससे उसको बहुत सारे अवसर भी मिल जाते हैं। अब सवाल आता है कि जो विभेदित अनुदेशन है, ये शिक्षक जो होते हैं इसको कितने स्तर पर करते हैं, तो 2 स्तर पर करता है। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं होमोजेनियस, और एक होता है हेट्रोजेनस। होमोजेनियस होता है जिसमें हम समांगी समूह रहता है, और हेट्रोजेनस जिसको बोलते हैं विसमांगी समूह। तो समांगी का मतलब क्या होता है, इस तरह के समूह को शिक्षक पढ़ाता है। इस समूह में अधिगम के पिछड़ेपन को दूर करने का, नाम से लग रहा है होमोजेनस, माने एक समान ढंग का होगा नहीं। और हेट्रोजेनियस में क्या हो जाएगा, ये बच्चे जो होंगे अलग अलग किस्म के होंगे,
अलग अलग प्रकार के होंगे, सोच में, समझ में, बुद्धि में, और उसको समूह पर आधारित प्रक्रिया कराई जाती है। देखिएगा, शिक्षक दो तरह के समूह बनाता है, यानी जो क्षमता समूहन होता है, बच्चे में जो एबिलिटी होते हैं उसको हम दो तरीके से बनाते हैं। नहीं, ध्यान रखिएगा, जो आपका एबिलिटी ग्रुपिंग किया जाता है, इंग्लिश में हम इसी को कहते हैं एबिलिटी ग्रुपिंग, यानी क्षमता समूहन। तो आप बच्चे को क्षमता के अनुसार जो समूह बनाते हैं, कितने प्रकार से बनाते हैं? दो प्रकार से बनाते हैं। एक होता है जिसको आप कहते हैं होमोजीनियस, और दूसरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस यानी जिसको हम कहते हैं समांग, और ये होता है आपका विषमांग। अब इसमें क्या होता है? समांग का मतलब होता है सेम एबिलिटी, यानी एक समान क्षमता। जिस बच्चे में जिस प्रकार की क्षमता है और उसमें समानता है दूसरे बच्चे के साथ, तो उसको हम उसके ग्रुप में रखेंगे। तो होमोजीनियस जो होता है, समांगी समूह, इस तरह के समूहों को शिक्षक ही पढ़ाता है, और इन समूहों को अधिगम के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए बनाया जाता है। सिंपल सी बात, पिछड़ेपन को तो दूर करेगा, लेकिन इसमें कैसा बच्चा रहेगा? तो वैसे बच्चे इसमें शामिल होंगे जो कैसे होंगे? एक समान क्षमता वाले होंगे, एक समान क्षमता वाले होंगे, और ऑफ कोर्स है कि उनके पास जो कमियां होगी उसी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। नहीं, और जो दूसरा होता है एबिलिटी ग्रुप, क्षमता समूह, हेटेरोजीनियस, बी समान, इसमें क्या होगा? तो डिफरेंट एबिलिटी होगा, डिफरेंट एबिलिटी, यानी कह सकते हैं कि विभिन्न, या कह सकते हैं अलग अलग क्षमता वाले होंगे। यानी हेटेरोजीनियस जो होता है विषमांग, ये समूह सहकारी अधिगम के लिए बनाया जाता है। सहकारी मतलब सब मिलजुल कर करें, और ये समूह अधिगम प्रक्रिया पर आधारित होता है, परिणाम पर नहीं। और इसमें कैसे बच्चे रहेंगे? वैसे बच्चे जो अलग अलग क्षमता वाले होंगे, ताकि ये एक समृद्ध वातावरण उपलब्ध करे, सबका अपना अपना विचार हो और वो अपना प्रस्तुत करे, ताकि बच्चे समूह से एक दूसरे से क्या कर सके? सीख सके। तो ये आपका यानी क्षमता समूहन जो बनाया जाता है, दो तरीके से बनाया जाता है। एक होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है हेटेरोजीनियस। यानी आप जब भी क्षमता समूह बनाए तो अक्सर ज्यादा कोशिश किया जाता है कि विभिन्न अलग अलग क्षमता वालों को शामिल किया जाए, ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सीखने का अवसर प्राप्त हो सके। व्यक्तिगत विभिन्नता के अध्ययन की विधियां देखते हैं। कौन कौन सी विधि है जो हम लोग व्यक्तिगत विभिन्नता के अध्ययन को अध्ययन कर सकते हैं? देखिएगा, सबसे पहला जो है आपका बुद्धि परीक्षण। बुद्धि जो होता है वह हम माप कर बता सकते हैं कि वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या होता है? अलग। यानी हर व्यक्ति का बुद्धि क्या होता है? अलग अलग होता है, और उसके मापन के लिए एक फॉर्मूला है, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुने 100। इससे आप निकाल सकते हैं कि किस व्यक्ति का बुद्धि कितना है। दूसरा जो व्यक्तिगत विभिन्नता के अध्ययन की विधि है वो है अभिक्षमता, जिसको आप इंग्लिश में एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं। देखिए, अभिक्षमता परीक्षण लेकर भी हम व्यक्तिगत विभिन्नता निकाल सकते हैं। अभिक्षमता जो होता है परीक्षण में हम यह जांचते हैं कि कोई भी किसी काम को करने में कितना सक्षम है। यानी अभिक्षमता से ही हमें पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति किस काम को करने में सक्षम है और कौन नहीं है, या कितना है। तीसरा है उपलब्धि परीक्षण, जिसको अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं,
देखिए बच्चों में अलग अलग शैक्षिक उपलब्धि पाई जाती है। किसी बच्चे की शैक्षिक उपलब्धि ज्यादा होती है तो किसी बच्चे की कम होती है। अतः हम उपलब्धि परीक्षण लेकर कह सकते हैं कि बच्चे में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। और अगला है आपका संवेग परीक्षण, जिसको इमोशन टेस्ट कहते हैं। संवेग के कारण भी सभी व्यक्तियों में विभिन्नता पाई जाती है। सबों का अपना अपना क्या होता है, इमोशन होता है, संवेग होता है, सबका एक समान नहीं होता है। और हम संवेगों का परीक्षण लेकर सभी को अलग अलग कर सकते हैं। कुछ बच्चे संवेगों के कारण स्थिर होते हैं तो कुछ बच्चे अस्थिर होते हैं। यानी कुछ जो होते शांत स्वभाव के होते हैं तो कुछ बच्चे जो होते कैसा होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, आक्रामक होते हैं। अगला है अभिरुचि परीक्षण, जिसको इंटरेस्ट टेस्ट कहते हैं। सभी बच्चे की रुचि भी अलग अलग पाई जाती है। नहीं, किसी को देख सकते हैं कि नाच गाने में अच्छा लगता है, तो किसी को खेलने में अच्छा लगता है, किसी को पढ़ने में, किसी को पढ़ाने में। तो सभी की अभिरुचियां अलग अलग पाई जाती है। कुछ बच्चे की अभिरुचि गणित में है तो कुछ बच्चों की विज्ञान में पाई जाती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि अभिरुचि परीक्षण से हम बच्चों में विभिन्नता निकाल सकते हैं। और लास्ट है जो है व्यक्तित्व परीक्षण, पर्सनालिटी टेस्ट। यानी सभी व्यक्तियों में शील गुण अलग अलग पाए जाते हैं, सभी का कैरेक्टर एक नहीं होता है। व्यक्तिगत परीक्षण में हम बहुत से कारकों को निर्धारित करते हैं, जिसमें बुद्धि, विषय वस्तु, सुंदरता, भाषा विकास, सामान्य ज्ञान आदि का परीक्षण लिया जाता है। तो इन आधारों पर हम व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अब लास्ट में एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, शैक्षिक अनुप्रयोग। यानी आप टीचर के रूप में किस प्रकार से कक्षा में इसका फायदा उठाएंगे और किस प्रकार से आप बच्चों को उपलब्ध कराएंगे। सबसे पहले जो शिक्षक है, जो टीचर है, उनको क्या करना चाहिए, बच्चे की यानी टीचर को बच्चे की विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनानी चाहिए। यानी शिक्षक का कर्तव्य है कि वह व्यक्तिगत जो भिन्नता होता है उसको ध्यान रखे। हर बच्चा एक नहीं है, ठीक है, तो हर बच्चे का ध्यान रखा जाए, क्या कमी है, क्या चाहिए और उसको किस चीज में रुचि है, उसके अनुसार अधिगम प्रक्रिया अपनाना चाहिए। यानी सिंपल सी बात है, शिक्षक को क्या करना चाहिए, व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर पढ़ाना चाहिए। बच्चे की रुचि को देखना चाहिए कि किस चीज में उसको रुचि है, बच्चा का लक्ष्य क्या है, एम क्या है, उसी के अनुरूप होना चाहिए। बच्चे को वातावरण कैसा देना चाहिए, समृद्ध वातावरण दे। चूंकि इंडिविजुअल डिफरेंस है, व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, तो उस सारे चीजों को हम एक ऐसे संसाधन के रूप में उपयोग करें ताकि सभी बच्चा एक दूसरे से क्या कर सके, सीख सके, समृद्ध वातावरण। और शिक्षक को एक कैसे, तो एक कह सकते हैं कि फैसिलिटेटर ना, सुविधादाता के रूप में आना चाहिए। शिक्षक कैसा होना चाहिए, सुविधा दाता होना चाहिए, फैसिलिटेटर होना चाहिए। यानी बच्चे को सुविधा दे, खुद नहीं करना है। बच्चे के सामने अगर समस्या है तो शिक्षक हल ना कर दे, बल्कि क्या करे, उसको मदद करे, सहायता करे। उसके बाद शिक्षक यानी टीचर एज ए मोटिवेटर, यानी शिक्षक जो होना चाहिए वह कैसा होना चाहिए, मोटिवेटर होना चाहिए, प्रेरणा देने वाला होना चाहिए, प्रेरणादायक के रूप में होना चाहिए, ठीक है। यानी शिक्षक कैसा होना चाहिए, प्रेरणादायक होना चाहिए, बच्चे को उत्साहित करने वाला होना चाहिए, मनोबल को बढ़ाने वाला होना चाहिए, विचार हमेशा कैसा रखना चाहिए, सकारात्मक, क्लास को हमेशा प्रसन्नता पूर्वक जो है से वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए ताकि बच्चे खुशी खुशी सीख सके। प्लस क्लास में बच्चे में रचनात्मकता को बढ़ाना चाहिए। बच्चे को समस्या तो उपलब्ध कराई जाए, लेकिन उसको उसी अनुरूप कराई जाए जिस अनुरूप उसका उम्र है, अवस्था है और उसकी मैच्योरिटी, परिपक्वता है, ठीक है। तो उसके कक्षा के अनुसार, उसके उम्र के अनुसार, उसके अवस्था के अनुसार ही उसको जो है से आप उपलब्ध कराएंगे शिक्षण प्रक्रिया, और तब जाके आपका
जो होगा शिक्षण प्रक्रिया सुचारू रूप से चल पाएगा और प्लस फायदा भी उठा पाएंगे। जय हिंद।